जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से मस्त चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। साथियों, इसके पहले हम आप लोगों के लिए 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों, पहला प्रश्न है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, पाठक और संपादक के मध्य। तो किनके मध्य लिखा जाता है वैयक्तिक पत्र? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है सगे संबंधियों मित्रों के मध्य लिखा जाता है वैयक्तिक पत्र। ठीक है, जो वैयक्तिक पत्र होता है वो सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। ठीक है, देखिए, वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। वैयक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। ठीक है, तो किसको किसको लिखा जाता है? सदस्यों, पारिवारिक सदस्य हो गए, मित्र और अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नई वस्तु की खोज को कहते हैं, क्या कहते हैं नई वस्तु की खोज को? आविष्कार कहते हैं, गवेषणा कहते हैं, संशोधन कहते हैं या फिर खोज कहते हैं। तो क्या कहते हैं नई वस्तु की खोज को? तो साथियों, आविष्कार आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आविष्कार कहते हैं नई वस्तु की खोज को। ठीक है, नई वस्तु की खोज को आविष्कार कहते हैं, अतः रिक्त स्थान पर आविष्कार शब्द उपयुक्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। तो हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कहाँ है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता आपका राइट आंसर होगा। उदंत मार्तंड उगता सूर्य का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता माने कोलकाता से 1826 में किया। इस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाजू जुगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार यह उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, बीजक किसकी रचना है? सूर की, तुलसीदास की या कबीर की या जयसी की? तो बीजक किसकी रचना है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कबीरदास की। ठीक है, जो बीजक है वो कबीरदास की रचना है। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है, इसमें साखी, सबद और रामायणी शामिल है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है संस्कृत। ठीक है, हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। तो जो जननी है वो संस्कृत है। ठीक है, फिर पाली, प्राकृत, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है? कौन सा अलंकार है बताइए? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पे इसको काट दीजिएगा। इस कविता की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार आपका राइट आंसर होगा। पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार आपका राइट आंसर होगा। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छप्पय, कुंडलिया, इंद्रव्रजा, उपजाति। तो किस छंद में प्रथम और अंतिम पद समान होता है? तो कुंडलिया आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, कुंडलिया आपका राइट आंसर है। कुंडलिया जो है वो विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इस छंद में प्रथम 2 पंक्तियां दोहा की एवं अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। दोहे का अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है।
तथा दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कूट भाषा में आंसर करना है। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, उसके बाद य र ल व में आपको बताना है कौन पहले आएगा। इस तरीके से एक सटीक सेंटेंस बनेगा, उस सेंटेंस को ही आपको पहचानना है सेंटेंस पढ़ के। ठीक है, देखिए इस तरीके से, या ये लाइन और ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, ये आपका सेम रहेगा। आपको फेरबदल इन्हीं 4 में करना है। ठीक है, य र ल व में ही करना है। तो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, पहले हम क्या करेंगे, कौन सा लेंगे, य लेंगे, र लेंगे, ल या फिर व, जिससे हमारा सेंटेंस करेक्ट बैठे। तो आइए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फ़ोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फ़ोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। सेंटेंस बना, सटीक सेंटेंस बना। तो चलिए अब इसको कूट भाषा में आंसर करते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फ़ोटो, उसके बाद हम र को ले लेते हैं। र लिया तो क्या हुआ, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, ठीक है, उस पर टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा माने व लिया। ठीक है, व के बाद हमने अवश्य भेजे ताकि फ़ोटो अस्वीकृत, य ले लिया, र व य, उसके बाद बचा क्या, ल। तो र व य ल। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, उसके बाद टिकट लगाओ, अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फ़ोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फ़ोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो र व य ल आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए कूट भाषा में कौन सा आंसर आपका मैच खा रहा है। पहले क्या था, र था, र था, फिर सॉरी व था, र के बाद व था। ठीक है, र व फिर य था, फिर ल था, तो र व य ल, र व य ल, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठा है। ठीक है, आइए सेंटेंस को पूरा देखते हैं। वाक्य का सही जो व्यवस्थित क्रम है वो इस प्रकार है। देखिए, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फ़ोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फ़ोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। बताइए, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या फिर विस्तार में बताना हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बताइए, स्टार्ट कैसे करते हैं। मान लो जैसे प्रश्न के बाद आप उत्तर लिखते हैं, उसके बाद कौन सा चिन्ह लगाते हैं जिससे आप व्याख्या कर सकें, विस्तार में बता सकें उस प्रश्न के उत्तर के बारे में। तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है विवरण चिन्ह। ठीक है, विवरण चिन्ह आपका राइट आंसर होगा। आप ऐसे करते नहीं है इस तरीके से, जैसे उत्तर लिखा उसके बाद ऐसे करके ये, उसके बाद आप आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो विवरण चिन्ह आपका राइट आंसर होगा। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, संशय, संशय, संशय या संशय। तो शुद्ध वर्तनी संशय कैसा लिखा जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है संशय। इस तरीके से लिखा जाएगा, संशय। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए, संशय शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। ललित को 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ये आपका राइट होगा। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
तो परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी ललित की 2 बेटियां होना चाहिए, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, ठीक है, ये सारे अशुद्ध हैं तीनों। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये आपका सही वाक्य है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, यह सही वाक्य है। विकल्प ए में को के स्थान पर की होना चाहिए और विकल्प बी में कसौटी के स्थान पर कसौटी होना चाहिए, समझ गए। और विकल्प सी में दौड़ गया के स्थान पर भाग गया होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका सटीक सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, किस प्रकार का वाक्य है बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेत मिल रहा है, अगर आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, भले न वो आते लेकिन संकेत दे रहे हैं कि अगर आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ठीक है। तो संकेतवाचक वाक्य होगा। देखिए आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर यह वाक्य संकेतवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें हम संकेतवाचक कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो वो निर्भर था कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अगला प्रश्न है, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य में संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा, नरेश ने घर जाकर माँ को देखा, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, नरेश घर गया जहाँ उसने माँ को देखा। तो संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए प्रश्नांतर्गत दिए गए दोनों वाक्यों के संश्लेषण से निर्मित संयुक्त वाक्य होगा नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, ये होगा, ठीक है। आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। देखिए संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास कहलाता है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। देखिए जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, माने तीसरे पद की विशेषता होती है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, मनोबल में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो मनोबल में कौन सी संधि है ये बताना है। तो साथियों संधि जो होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की आपकी संधियाँ होती हैं। बाकी स्वर संधि में ही आपकी दीर्घ संधि आती है जो कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो बताइए मनोबल में कौन सी संधि होती है। मनोबल में तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विसर्ग संधि, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैंने 95% बताया था कि जब एक ही मात्रा होगी तो आपको वहाँ पे गुण स्वर संधि बताना है, लेकिन यहाँ पे मनोबल में एक ही मात्रा है लेकिन कुछ अपवाद हैं इसलिए यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। तो आइए देखते हैं कैसे होगा, और ऑप्शन में भी नहीं है। तो देखिए मनोबल में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन बल। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन य र ल व ह में से कोई दूसरा वर्ण हो तो अ और विसर्ग अ के बदले ओ हो जाता है, समझ गए। जैसे मनः धन रथ बराबर मनोरथ, मनः धन योग बराबर मनोयोग, मनः धन विनोद बराबर मनोविनोद आदि, ठीक है। तो इस तरीके से संधि विच्छेद आप लोग पढ़िएगा, तीनों संधि आनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित, दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, ठकुराई। तो किसमें प्रत्यय रहित शब्द है, कौन सा शब्द। तो दुर्गुण आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दुर्गुण जो है वो प्रत्यय रहित है, बाकी सब में कुछ न कुछ प्रत्यय है। देखिए दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग है, ठीक है, इसमें प्रत्यय नहीं है। दर्शनीय में दृश्य धातु अनी प्रत्यय है, भिक्षुक में भिच धातु उक प्रत्यय है,
अतः विकल्प बी आपका सही होगा। दुर्गुण में दुर उपसर्ग है न कि प्रत्यय, तो यह जो है प्रत्यय रहित शब्द होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? निश्चय, निर्वास, निर्वाह, निर्दोष। निस उपसर्ग से क्या बनेगा? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है निश्चय। ठीक है, निस उपसर्ग से जो बना शब्द है वो है निश्चय। ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द निश्चय है। शेष निर उपसर्ग से बने शब्द हैं, निरुपसर्ग है शेष सभी में। अगला प्रश्न है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। निडर या दोनों, निडर एक, भयभीत दोनों, दोनों एक। क्या होगा अभय और उभय का मतलब? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा निडर और दोनों। ठीक है, निडर और दोनों आपका राइट आंसर होगा। अभय माने निडर और उभय माने दोनों। ठीक है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं निडर और दोनों। शेष शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें समरूपी भिन्नार्थक माने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदि और आदि, आरंभ, अभ्यस्त, अब्ज और अब्द, अब्ज, कमल और बादल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भिन्नार्थक शब्द आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। साँच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। साँच को आँच नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सच्चे व्यक्ति को हर कोई झुठला सकता है। सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है। सच्चे व्यक्ति से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। साँच को आँच नहीं, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो बनेगा सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। यही होता है साँच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ। ठीक है, प्रश्नगत लोकोक्ति साँच को आँच नहीं का अर्थ है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। विकल्पगत अन्य अर्थ अप्रासंगिक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, काठी कहते हैं, हौदा कहते हैं, बख्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले जो आसन होता है उसको हम हौदा कहते हैं। ठीक है, हौदा आपका राइट आंसर होगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द हौदा है। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहते हैं। ठीक है, और घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन है तो उसको हम हौदा कहेंगे। घोड़े की पीठ पर रखने की जो गद्दी होती है जिस पर बैठ के घोड़ा को चलाते हैं उसे हम जीन कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जो जीन होती है उसे हम काठी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? मोद, क्रोध, आनंद, हर्ष। तो कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है क्रोध। ठीक है, कोप और रोष जो हैं वो क्रोध के समानार्थी शब्द हैं। कोप और रोष जो हैं वो क्रोध के समानार्थी शब्द हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ज्ञान का विलोम बताना है। क्या होगा? अज्ञान होगा, अहंकार होगा, विज्ञान होगा या फिर संज्ञान होगा। तो ज्ञान का विलोम बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों ज्ञान का जो विलोम होगा वो अज्ञान होगा। ठीक है, ज्ञान शब्द का जो विलोम होता है वो अज्ञान होता है। अहंकार का विलोम अनहंकार या अहंकारी का विलोम निरहंकारी होता है। विज्ञान का विलोम जो होता है अविज्ञान तथा संज्ञान का विलोम जो होता है वो असंज्ञान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची बताना है। हाथी का पर्यायवाची बताओ। ब्याल, मकरंद, मतंग, पन्नगपति। क्या होता है हाथी का जो पर्यायवाची क्या होता है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है मतंग। ठीक है, मतंग आपका राइट आंसर होगा। देखिए, गज हुआ, कुंजर हुआ, हस्ती, मतंग, नाग, करी, दंती, द्विज, द्विरद, वितुंड, सिंदूर, कुंभी, गयंद इत्यादि हाथी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताने हैं। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो 2 होते हैं, 2 आपका राइट आंसर होगा। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिए। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द।
लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं उनको देखिए। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है साथियों, ये संख्या में 4 हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो 4 भेद पता चल गया। विकारी में कौन कौन से आते हैं, अविकारी में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। पीला, जलज, पर, दूध वाला, योग रूढ़ शब्द। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है जलज। ठीक है, जलज आपका राइट आंसर होगा। ये योग रूढ़ शब्द है। जलज बोले तो जल प्लस ज का अर्थ है जल से या में उत्पन्न, किंतु इससे कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः जलज शब्द योग रूढ़ है। अब समझिए योग रूढ़ कहते किसे हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक हैं, वो योग रूढ़ कहे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सुष्टि। सुष्टि का तद्भव शब्द है, बताना है। श्रेष्ठी होगा, सोंठ होगा, सुगंध होगा या सुंडा होगा। बताइए क्या होगा। सुष्टि का तद्भव शब्द, जो सुष्टि का तद्भव शब्द होगा साथियों वो होगा सोंठ। ठीक है, सोंठ आपका राइट आंसर होगा। सुष्टि का जो तद्भव शब्द होता है वो सोंठ है। सुगंध का तद्भव सोंध, सुंडा का तद्भव सूंड तथा सेठ का तद्भव श्रेष्ठी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है। अश्व होगा, घोटक होगा, तुरंग होगा, बाजी। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द, तो आपका जो राइट आंसर साथियों होगा घोटक। ठीक है, घोटक होगा घोड़ा का जो उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम घोटक होता है। अश्व, बाजी, तुरंग है इत्यादि घोड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है। भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, कोई नहीं। उससे बैठा नहीं जाता है, तो साथियों यहाँ पर उससे बैठा नहीं जाता है, वहाँ पर भाववाच्य होगा। ठीक है, भाव दिखा रहा है कि बैठा नहीं जाता, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। उपयुक्त वाक्य में भाववाच्य है, वस्तुतः क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध वाक्य में हो। मुझसे टहला नहीं जाता, धूप को सहा नहीं जाता। अरे भैया कितने बड़े आदमी बन गए हो। तो यहाँ पे क्या होगा, भाववाच्य के ये उदाहरण हैं। मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मुझसे ये किया नहीं जाता, ये सब जो हैं वो भाववाच्य के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, कौन सा काल है बताइए साथियों। ता है, ती है, पढ़े हैं ना आप लोग। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में वर्तमान स्थिति का बोध हो रहा है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं बताना है। कैसे पहचानेंगे कि अधिकरण कारक है। तो देखिए का, की, के, से, को, के लिए, में, पर। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है साथियों वो होता है में और पर। में मन मेज पर रखा हुआ है, इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से पहचानते हैं। देखिए अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो में होता है और पर होता है। वस्तुतः क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कहते हैं मेज पर किताब रखी हुई है या पुस्तक रखी हुई है, तो पर शब्द का यूज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कमरे में फ्रिज रखी हुई है, तो में, इसका मतलब ये हुआ कि में जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। देखिए अगला प्रश्न है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है, तो क्या होगा। तो
तो पढ़ना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में अगर बात करें सकर्मक क्रिया पहचानते कैसे हैं, तो साथियों अगर कोई सेंटेंस के रूप में अगर दिया गया हो, वाक्य के रूप में अगर दिया गया हो और आपसे पूछे सकर्मक क्रिया कौन सी है, कर्मक क्रिया कौन सी है, तो क्रिया में आप क्या क्या प्रश्न लगाएं। अगर क्रिया में आप क्या क्या प्रश्न लगाते हैं, अगर उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह कर्मक क्रिया होगी। और अगर परिभाषा के रूप में समझें तो समझिए, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेष्य है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेष्य बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा घोड़ा। घोड़ा आपका विशेष्य है। ठीक है, विशेषण नहीं पूछा है, विशेषण पूछता होता तो काला होता। ठीक है, विशेष्य पूछा है तो यहाँ पे घोड़ा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में काला विशेषण शब्द है तथा जो घोड़ा है वो विशेष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, सर्वनाम बताना है। जो कोई है वो अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है। तो कोई और कुछ अगर शब्द आपको कहीं देखने को मिल जाए तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये शब्द आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कोई आ रहा है, वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। दिशाओं होगा, दिशाएं होगा, दिशाओं या दिशाएं। तो दिशा शब्द का बहुवचन क्या होगा ये बताना है। तो जो दिशा शब्द का बहुवचन होगा साथियों वो होगा दिशाएं। ठीक है, दिशाएं आपका राइट आंसर होगा। दिशा शब्द का जो बहुवचन होता है वो दिशाएं होता है। अगला प्रश्न है कहार शब्द का लिंग बदलें, माने कहार का जो स्त्रीलिंग होगा वो बताना है। कहारीन होगा, कहारीन, कहार, कहारिन या काहुराइन, क्या होगा कहार शब्द का स्त्रीलिंग। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है कहारिन होगा। ठीक है, कहारिन आपका राइट आंसर होगा, ये कहार का स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है लेखक जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी त्रिपिटक, भारत, गंगा ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी के नाम की होती हैं, जैसे गंगा, गंगा चार तो गंगा होती नहीं है, गंगा एक होती है, तो गंगा एक नाम है। तो इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब सारे आएंगे। लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। तो आएगा किसके अंतर्गत, लेखक जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लेखक के अंदर सारे लेखक आ जाएंगे, चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी हों, चाहे वो अज्ञेय जी हों, कोई भी लेखक, सारे लेखक लेखक के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि त्रिपिटक, भारत तथा गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्चारण के दृष्टि से वह ध्वनि है। उच्चारण स्थान, दंत्य, दंत्योष्ठ, कंठ तालव्य, तालव्य। तो उच्चारण की दृष्टि से जो वह है वो जो आएगा साथियों वो दंत्योष्ठ के अंतर्गत है, दंत प्लस ओष्ठ के अंतर्गत आएगा वो। ठीक है, उच्चारण स्थान आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। क, च, ट, य स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 25 होती है, और क, च, ट, त, प ये स्पर्श व्यंजन है। तो नहीं पूछा है तो यह जो है वो आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है यह। हिंदी में यह वर्ण व्यंजन नहीं होता, अतः अंतस्थ व्यंजन है ये, य, र, ल, व। अगला प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को या चित्रों को लिपि किसे कहते हैं। तो लिखित ध्वनि संकेतों को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है,
लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। देखिए, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। वस्तुतः भाषा के उच्चरित ध्वनि रूप को दृश्य रूप देने के लिए लिपि का विकास होता है। लिपि संबंधित भाषा के प्रतीकों, चिन्हों, वर्णों, अक्षरों को आकार देती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है जो हिंदी वर्णमाला को आकार देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची है। अजा होगा, अच्छी होगा, चंचला होगा या ईशु होगा। आँख का पर्यायवाची, तो साथियों आँख का जो पर्यायवाची होगा वो अच्छी होता है। ठीक है, अच्छी आपका राइट आंसर होगा। आँख के पर्यायवाची जो हैं वो अभी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक इत्यादि होते हैं। अजा, बकरी, चंचला, बिजली का, ईशु बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनिष्ठ का विलोम है। ज्येष्ठ, अनुज, निष्ठ, अनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम बताना है। तो साथियों जो कनिष्ठ का विलोम होगा वो होता है ज्येष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ आपका राइट आंसर होगा। कनिष्ठ शब्द का जो विलोम होता है वो ज्येष्ठ होता है। इसी तरह अनुज शब्द का जो विलोम होता है वो अग्रज होता है। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसकी उपमा न हो, उसे हम क्या कहते हैं। एक शब्द बताना है जिसकी उपमा न हो। उपमाहीन, उपमान, अनुपम या फिर उपमेय। क्या कहते हैं जिसकी उपमा न हो, उसे क्या कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है अनुपम। जिसकी उपमा न हो उसे हम अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा न दी गई हो उसे अनुपमित कहते हैं। वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा की जाए उसे उपमान तथा जो उपमा दिए जाने योग्य हो या जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई हो उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब छोटे छोटे पॉइंटों को। अगला प्रश्न है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताना है। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे न कटना। दिनों का फेर होना माने भाग्य का चक्कर। आपका जो राइट आंसर साथियों भाग्य का चक्कर होगा। दिनों का फेर होना जो मुहावरे का अर्थ होता है भाग्य का चक्कर। अगला प्रश्न है, पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। धीरे धीरे बहती है हवा। हवा बहती है धीरे धीरे, हवा धीरे धीरे बहती है हवा धीरे धीरे। क्या होगा भाई। पदक्रम की दृष्टि से वाक्य शुद्ध बताना है तो जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हवा धीरे धीरे बहती है। यही सब लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कोई बोलता धीरे धीरे बहती है हवा। ऐसा कोई बोलता है क्या। हवा बहती है धीरे धीरे, ऐसा भी कोई नहीं बोलता। तो हवा धीरे धीरे बहती है ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग बोलते भी हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, जिसका जितना क्वेश्चन सही हो रहा है बेझिझक आप लोग कमेंट करिएगा। इसमें कोई ये दो राय ये नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन ही कर पाए हैं तो आप कमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। कमेंट कर सकते हैं। इससे कमेंट करने से कोई ये नहीं है कि कोई आपको कमेंट करेगा कि हाँ हमारी इतनी तैयारी है। भाई समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है आज मैं 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ, कल मैं समय के साथ अगर रहूँ और चलूँ तो हो सकता है मैं 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कर पाऊँ। तो कमेंट करने में कोई झिझक नहीं है, बिल्कुल कमेंट करिए और अपने क्वेश्चन दावे के साथ बताइए कि सर हमने इतना क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कर लीजिए। उसके बाद फिर लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा। श्रमति, श्रीमती, श्रीमती और श्रमति। तो अब बताइए दो चीज़ों में कौन सा होगा। दो ऑप्शन तो बिल्कुल काट दीजिए। अब ये बचे दो ऑप्शन में बताइए कौन सा शुद्ध होगा। श्रीमती कैसे लिखा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा श्रीमती। इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, तो साथियों ये था आपका 45 क्वेश्चन। कितना कर पाए हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक तो शेयर जरूर करिएगा साथियों। इससे वो भी तैयारी कर पाएंगे। और एग्ज़ाम अभी तो फिजिकल होना है, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो अभी आप लोग तैयारी करते रहिए, बस फिजिकल होगा उसके बाद तैयारी को और ज़ोरों से करना है। अभी प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी क्वेश्चन फंसता है, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, उस टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को ही कंप्लीट करते रहिए।
उसके बाद जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर संधि से कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप तीनों संधियों को एकदम माने बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि व्यंजन संधि कैसे रूल हैं, विसर्ग के क्या रूल हैं, ठीक है, स्वर के क्या रूल हैं। इस तरीके से जो भी टॉपिक के जो भी प्रश्न फंसता है वो टॉपिक को आप ख़त्म कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।